स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 14 में हमने ये पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और मृत्तिका अवसादी सेल के बारे में पढ़ा है। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं आगे शीश राजन श्री विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र के लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो आज के इस प्रश्न में 69 प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कर दीजिए। ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए, PDF प्राप्त कर लीजिए। वहाँ से इस डिस्क्रिप्शन में दो सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट भी है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं स्पष्ट करना है। तो आपको पता है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं उनको जहां रखा जाए वो उसी स्थान पर उसी अवस्था में रखे रहते हैं तथा अपना आकार तथा आकृति नहीं बदलते हैं। लेकिन द्रव ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। जैसा कि आपको पता है कि कुछ पदार्थ, लेकिन द्रव क्या है, उसका आकार तो निश्चित है लेकिन आकृति निश्चित नहीं है। जिस बर्तन में रखेंगे वो उसका रूप धारण कर लेगा। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होते हैं, जैसे गैस हो गया। ठीक, अतः पदार्थों की आकृति एवं आकार के आधार पर 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं डायरेक्ट ना लिख करके पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझा करके तब इसका प्रकार बताया गया है आकृति एवं आकार के आधार पर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ठोस अवस्था, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकृतियां निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पत्थर, पीतल, बर्फ आदि। द्रव पदार्थ, तो द्रव पदार्थ क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट। वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है यानी कि वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन उसका शेप क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, अनिश्चित होगा। जैसे पानी को आप जग में रखिए या बाल्टी में रखिए तो क्या होगा, आयतन तो उतना ही रहेगा, बस उसका आकार बदल जाएगा। द्रव पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों को जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसका आयतन नहीं बदलता है, जैसे जल हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, पारा हो गया। ठीक है, इनका बस क्या बदलेगा, आकृति बदलेगा। जिस बर्तन में रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे उसी का शेप धारण कर लेगा। तीसरा क्या है, गैस अवस्था। वे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस क्या होता है, वायुमंडल में उड़ जाता है बहुत जल्दी। जैसे LPG सिलेंडर आप खोलिए तो वायुमंडल में बहुत जल्दी उड़ने लगता है, तो ये गैस हो गया, गैसीय अवस्था कहलाते हैं। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का आयतन एवं आकृति ग्रहण कर लेते हैं, यथा वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सब क्या हैं, गैसीय अवस्था वाले पदार्थ हैं, गैस हैं। तो प्रश्न नंबर 70 है, एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेमी में ज्ञात कीजिए। तो बर्तन की धारिता लीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12/1000, 12,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, न्यूटन के नियमों को बताइए। तो हमारा गति विषयक ज्ञान 3 मूल नियमों पर आधारित होता है। इन्हें सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसलिए इस वैज्ञानिक के समानार्थ इन नियमों को न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है। न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए थे। इनका विवरण निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। तो गति विषयक पहला नियम क्या था न्यूटन का, तो मोशन रिलेटेड फर्स्ट लॉ। तो गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहती है तो इसकी विरामावस्था अथवा समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व कहते हैं।
ठीक है। गति विषयक प्रथम नियम के दैनिक जीवन में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। इनमें से प्रमुख उदाहरणों का विवरण निम्नलिखित है। यानी कि न्यूटन का जो गति विषयक नियम है वो गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इस नियम में कोई वस्तु अगर रुका हुआ है वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि आप उस पर बाह्य बल न लगा दें। ठीक है, यही है ये गति विषयक नियम। और वो तब तक गतिमान अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई परिवर्तन न किया जाए, बाहरी परिवर्तन। यही क्या है, गति का पहला नियम है। और तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो गति विषयक पहला नियम क्या है, और इन सारे नियमों को न्यूटन ने अपने बुक प्रिंसिपिया में दिया था। हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर पटकने से हथौड़ा हत्थे में कस जाता है, क्योंकि जब हम हथौड़े को ऊपर उठाकर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं तो हथौड़ा एवं हत्थों दोनों गति की अवस्था में होते हैं। हत्था तो पृथ्वी के संपर्क में आते ही विरामावस्था में आ जाता है, परंतु हथौड़ा गति के जड़त्व के कारण गतिशील ही रहता है। इसके फलस्वरूप वह नीचे आकार हत्थे में कस जाता है। ठीक है। कार या गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री कार अथवा गाड़ी के एकाएक चल देने से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसका कारण है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा तो गाड़ी के संपर्क में है, गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में है। ठीक है, विरामावस्था में क्या होना बना रहना चाहता है, फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है, ये गति के जड़त्व के कारण। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसका कारण यह है कि गोली जब अत्यधिक वेग से कांच से टकराती है तो कांच का केवल वही भाग गति में आ पाता है जिससे संपर्क में गोली आती है, और शेष भाग विराम जड़त्व के कारण अपने स्थान पर ही रह जाता है। यानी कि जहाँ पे गोली का संपर्क क्षेत्र होता है वहीं पे क्या होता है, उसके वेग के प्रभाव से छेद हो जाता है और फूटता नहीं है, बस गोली के माध्यम से क्या होता है उसमें छेद हो जाता है। अतः इससे पहले कि कांच का शेष भाग गति में आए गोली एक स्वच्छ गोल छेद बनाती हुई निकल जाती है। इसके विपरीत यदि एक पत्थर का टुकड़ा कांच पर मारा जाता है तो उसका वेग इतना अधिक नहीं होता कि कांच का केवल वही भाग गति में आए जो पत्थर के संपर्क में आता है, वरन उसके आसपास का कांच भी गतिमान हो जाता है, जिससे कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मानक सेकंड क्या है स्पष्ट कीजिए। तो मानक सेकंड, स्टैंडर्ड सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। तो मापन की समस्त पद्धतियों में समय का मानक मात्रक सेकंड को माना गया है। आपको पता है हम लोग टाइम को जो मानक मात्रक होता है सेकंड होता है। इसे संकेत में से हिंदी में से इंग्लिश में स्मॉल s द्वारा व्यक्त किया जाता है। आधुनिकतम परिभाषा के अनुसार ASI इंटरनेशनल सिस्टम में मानक सेकंड की परिभाषा निम्नलिखित है, जो वास्तव में सन 1967 से अभी तक चली आ रही है। यानी कि जो सेकंड का मानक डेफिनेशन है वो 1967 से चली आ रही है। मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु, तो परमाणु घड़ी में जो सीजियम 133 लगा है वो परमाणु जो सीजियम 133 परमाणु एटम है वो कितना और तो 9 अरब से ऊपर जो ये देख रहे हैं जो आपको लिखा है ये कंपन पूर्ण करता है। इससे पूर्व सेकंड को सौर दिवस के पदों में परिभाषित किया गया था। ठीक है, जब किसी स्थान पर सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उस क्षण को उस स्थान का मध्याह्न या दोपहर कहते हैं। अन्य शब्दों में एक मध्याह्न से दूसरे मध्याह्न तक के समय को एक सौर दिवस सोलर डे कहते हैं। यानी कि एक दोपहर से दूसरे दोपहर के समय को क्या कहते हैं, एक सोलर डे कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर एक सौर दिवस में लगाती है। यानी कि पृथ्वी अपना जो एक चक्कर लगाती है जो अपने अक्ष के परितः क्या करती है, एक सोलर दिन में लगाती है। इस सौर दिवस का मान दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, अर्थात ये पूरे वर्ष समान नहीं रहता है। ठीक है, अतः एक वर्ष में समस्त सौर दिवसों का औसत मान माध्य सौर
दिवस कहलाता है। ठीक है, इसे माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को 1 सेकेंड कहते हैं। अर्थात जो 1 सेकेंड होता है, एक माध्य सौर दिवस का 86,400वां सेकेंड को क्या कहेंगे? ये 1 सेकेंड का डेफिनीशन हो गया, आधुनिक परिभाषा ये है गया शायद। 1 सेकेंड 1 माध्य सौर दिवस बटे 86,400। देखिए इस वीडियो के प्लेलिस्ट दिया गया है और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, वहाँ जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 73 है, अमरबेल, सिंघाड़ा एवं आर्किड में किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं? यानी कि अमरबेल में, सिंघाड़ा में, आर्किड में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? मूसला की अपस्थानिक की क्या कि परजीवी, और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? तो अमरबेल के बारे में पढ़ते हैं। क्या एक परजीवी पौधा होता है जो अपना आहार चूसक जड़ों के द्वारा अपने आधार पौधे से ग्रहण करता है। यानी कि अमरबेल क्या है? परजीवी है, पैरासाइटिक रूट होता है। इसमें क्या होता है? परजीवी जड़ होता है। ये क्या करता है? जो इसके अंदर अमरबेल का जड़ होता है वो जमीन से क्या करता है? अपना चूसक जड़ों के माध्यम से आहार ग्रहण करता है। सिंघाड़ा, सिंघाड़े की जड़ें प्रकाश संश्लेषी होती हैं। यानी कि जो सिंघाड़ा होता है उसकी जो जड़ें होती हैं प्रकाश के संश्लेषण के माध्यम से होती हैं, जो पानी के पास घनी तथा हरी होकर फैलता रहता है। तो सिंघाड़ा क्या है? प्रकाश संश्लेषी जड़ होता है। अमरबेल में परजीवी जड़ होता है। आर्किड में क्या होता है? इसकी जड़ें वायु में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं। यानी कि जो आर्किड की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? आर्किड की जड़ें वायु में लटकी रहती हैं और उसके स्पंजी सिरे होते हैं, यानी कि सोखने वाले सिरे होते हैं, क्या करते हैं? जलवाष्प को सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और अपने पौधे में क्या करते हैं? जल की आपूर्ति करते हैं। यानी कि ये वायु में लटके होते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ये क्या है? वायवीय तथा आर्द्रताग्राही जड़ें कहा जाता है। यानी कि अमरबेल क्या है? परजीवी जड़ है। सिंघाड़ा क्या है? प्रकाश संश्लेषी है। आर्किड क्या है आपका? आर्द्रताग्राही या वायुवीय जड़ है। प्रश्न नंबर 74 है, गति किसे कहते हैं? गति के कौन कौन से नियम हैं? लिखिए। तो जब समय के साथ किसी वस्तु या उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है तो वह वस्तु की गति में होती है, और इसके विपरीत यदि समय के साथ कोई वस्तु अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विराम अवस्था में होती है। यानी कि मान लीजिए कोई भी वस्तु हो गया, अगर वो समय के सापेक्ष, ठीक है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? गति कहलाएगा। अगर समय के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है वस्तु तो क्या हो जाएगा? वो विराम अवस्था हो जाएगा। तो यही डेफिनीशन होगा गति का। अलैंगिक जनन की 5 विधियों या प्रकारों के नाम लिखिए। तो अलैंगिक जनन की 5 विधियों और प्रकारों के नाम चलिए हम लोग देखते हैं, और मुकुलन से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अलैंगिक जनन में जो भी होता है, तो देखिए अलैंगिक जनन की जो 5 विधियां होती हैं उनमें पहला विधि क्या है? विखंडन विधि है। तो पहला क्या आ जाएगा? विखंडन हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है विखंडन मतलब फीजन हो जाएगा, टूटना। तो अलैंगिक जनन की विधियां, पहला विखंडन, फीजन। जब जीव पूर्ण विकसित होता है तो 2 भागों में बंट जाता है, इसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। यानी कि जब जीव क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और उसे टूट जाता है तो क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ठीक है, पहले केंद्रक विभाजित होता है, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य। यानी कि पहले केंद्रक मान लीजिए ऐसे होगा तो पहले क्या होगा? इसके अंदर ये केंद्रक विभाजित होगा, उसके बाद ये कोशिका द्रव्य सारे विभाजित होंगे। विखंडन से जब 2 जीव बनते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? द्विखंडन विधि कहा जाता है। अब विखंडन से जब जो 2 जीव बनते हैं तो उस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। और द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में।
तो द्विखंडन किस में होता है, अमीबा क्या होता है, 2 भागों में टूट के अपना नया जीव उत्पन्न करता है। यानी कि अमीबा में क्या होती है, उसकी संतति कोशिकाएं टूट जाती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में कोशिका के चारों ओर एक संरक्षक परत या भित्ति बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्ट या पुटी कहते हैं। तो इस प्रकार आपका विखंडन के बारे में हो गया। इसमें बहुविखंडन भी होता है, तो इतना ही लघुत्तरीय प्रश्नों में लिखना है। मुकुलन, बडिंग, मुकुलन को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन की दूसरी विधि जो क्या है, बडिंग है। तो शरीर पर बडिंग, शरीर पर एक बल्ब की भांति की संरचना बनती है। ठीक है, शरीर पे क्या होती है, एक बल्ब की भांति की संरचना बनती है जिसे मुकुलन कहा जाता है। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। मान लीजिए ये कोई ऐसे ऐसे जीव है, ठीक है, ये बडिंग ऐसे बनेगा, ऐसे, एक सेकंड, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका जो केंद्रक का क्या हुआ, केंद्रक देखिए एक यहाँ और यहाँ पे फैल गया, ठीक है, और बाद में क्या होगा, एक ये जीव बन जाएगा और एक ये जीव बन जाएगा। ये क्या हो गया, आपका बडिंग हो गया, ये मुकुलन हो गया, इसी को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, उसमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण जीव में बदलता है। यानी कि जो उसमें से मुकुल होता है वो अलग हो जाता है और जो नया जीव संतति उत्पन्न होता है वो अलग हो जाता है, और जो फिर जो ये अलग हुआ है अपना केंद्रक लेकर के ये फिर से नया जीव बनाता है, फिर से बडिंग करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हाइड्रा और बीस्ट। तो मुकुलन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रा और विस्ट क्या है, मुकुलन का एग्जाम्पल है। हाइड्रा में और विस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, खंडन, यानी कि फ्रैगमेंटेशन। तीसरा क्या हो जाएगा, खंडन। खंडन को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। तो खंडन के बारे में चलिए पढ़ते हैं। स्पाइरोगैरा जैसे कुछ जीव पूर्ण विकसित होने के पश्चात साधारणतया 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ऊपर जो विखंडन हुआ है क्या, उसमें भी 2 भागों में टूटा है। मुकुलन में भी क्या होता है, पहले मुकुल बनता है, उसके बाद 2 भागों में टूटता है, और मुकुलन में जो पैतृक वाला होता है, जेनेटिक वाला, वो अलग हो जाता है। ठीक है, और जो खंडन में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है। ठीक है, यही अंतर है। यानी कि मान लीजिए अगर ये खंडन वाला प्रोसेस करने के लिए जो बना है, अगर इसमें मान लीजिए ऐसे ऐसे बहुत सारे इसमें हैं, तो ये क्या होगा, ऐसे ये बहुत सारे भागों में टूट करके क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, फ्रैगमेंटेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, खंडन विधि हो जाएगा। स्पाइरोगैरा में ये होता है। ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। ठीक है, जो ये खंड टूटे होते हैं ये क्या होते हैं, फिर से वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं अपना, और नया जीव बन जाते हैं। इस प्रकार खंडन हो गया। चौथा क्या हो गया, बीजाणुओं द्वारा, बाई स्पोर्स। बीजाणु द्वारा को क्या कहेंगे, बाई स्पोर्स। ठीक है, कुछ जीवाणु जैसे होते हैं एवं निम्नवर्गीय जीव विषाणु विधि द्वारा जनन भी करते हैं। ठीक है, बीजाणु कोशिका की विरामी अवस्था है। बीजाणु क्या है, कोशिका की विरामी अवस्था है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका का रक्षा हेतु एक मोटी भित्ति बन जाती है, और अनुकूल परिस्थिति में मोटी भित्ति टूट जाती है और जीवाणु सामान्य विधि से जनन करता है, और क्या करता है, आगे वृद्धि करके अपना पूर्ण जीव विकसित बन जाता है। इस विधि द्वारा जो जनन करने के क्या होते हैं एग्जाम्पल, चलिए हम लोग बताते हैं इसमें एग्जाम्पल। तो बीजाणुओं द्वारा जो एग्जाम्पल है इसका क्या हो जाएगा, फर्न आपने नाम सुना होगा, फर्न अथवा मांस, फर्न अथवा मांस हो गया। ठीक है, या म्यूकर, फर्न अथवा मांस अथवा म्यूकर हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं, जब किसी कायिक अंग से प्रवर्धन हो जाता है, यानी कि जब किसी वेजिटेटिव ऑर्गन से
क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट में जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे माली गुलाब की एक टहनी गाड़ देता है और उससे गुलाब का पौधा बन जाता है। ठीक है, जो गुलाब का पौधा होता है उसे क्या होता है, आपको पता है, गुलाब के पौधे लगाने से एक टहनी से नया गुलाब बन जाता है। और जो ये कोई भी वेजिटेटिव ऑर्गन हो सकता है, कोई भी कायिक अंग हो सकता है, पत्ता, तना, जड़, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये मुख्यतः क्या होते हैं, उद्यान वाले पौधों में होते हैं और फल देने वाले पौधों में किया जाता है। जैसे अमरूद हो गया, शकरकंद हो गया, पुदीना हो गया, ये सब क्या है, इसी की एग्जाम्पल है। अदरक, हल्दी, प्याज, केला, लहसुन, जलकुंभी, ये सब क्या है, कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल्स हैं। प्रकंद तथा अंतः भूस्तरीय को चित्रों की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। तो प्रकंद, राइजो क्या होता है, तो प्रकंद भूमि में शयन स्थिति में रहते हैं। इनका अक्ष भूमि की सतह के क्षैतिज रहकर समानांतर वृद्धि करता है। यह अनियमित आकार, मांसल तथा चपटे होते हैं। प्रकंद होते हैं, इस पर पर्व व पर्व संधियाँ होती हैं, नोड और इंटर नोड होती हैं। पर्व पर सल्क पड़ होते हैं, इसके निचले भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। उदाहरण अदरक, हल्दी और अरवी क्या है, प्रकंद है। देखिए जो ये नया प्ररोह निकल गया है, ठीक, और ये अंतः भूस्तरीय होते हैं, ये सल्क पत्र है, आप लोग देख सकते हैं, ये प्रकंद हो जाएगा। अदरक, हल्दी, अरवी में। अंतः भूस्तरीय शकर के बारे में पढ़ते हैं। कुछ पौधों में वायव तने का आधार भाग भूमिगत होता है। इस भाग की कक्षस्थ कलिकाओं से जो शाखाएं निर्मित होती हैं वे भूमि के कुछ दूर तक तिरछी अथवा क्षैतिज स्थिति में वृद्धि करती जाती हैं और अंततः भूमि के ऊपर निकलकर एक वायव प्ररोह बन जाती हैं। इन शाखाओं को अंतः भूस्तरीय कहा जाता है। इनकी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें तथा अन्य अंतः भूस्तरीय परिवर्धित हो जाते हैं। अंतः भूस्तरीय के पितृपादप से पृथक हो जाने पर एक स्वतंत्र पादप बन जाता है। अंतः भूस्तरीय ऊपरी भूस्तरीय से छोटा होता है। गुलदाउदी, पुदीना आदि पौधे अंतः भूस्तरीय पौधों के उदाहरण हैं। तो गुलदाउदी, पुदीना क्या है, अंतः भूस्तरीय पौधों के शकर के एग्जाम्पल है। परागकोश की संरचना एवं विकास बताइए। तो परागकोश की संरचना एवं विकास, तो सामान्य रूप से एक द्विकोष्ठी परागकोश में 4 परागधनियाँ होती हैं। परिपक्व अवस्था के समय इनके मध्य की कोशिका भित्ति टूट जाती है, जिससे इसमें केवल 2 लंबी परागधनियाँ रह जाती हैं। विकास से पूर्व परागकोश की समस्त कोशिकाएं एक समान, होमोजीनियस तथा विभाजी मेरिस्टेमेटिक होती हैं। एक कोशिका समूह के बाहर एक बाह्य त्वचा एपिडर्मिस होती है। इस अविकसित परागकोश में बाह्य त्वचा में भीतर कोशिकाएं 4 कणों में विभक्त हो जाती हैं। इनमें तेजी से विभाजन के कारण यह गोल से 4 पाली वाली 4 लॉब्ड बन जाती हैं। इसकी चारों पालियों में विभाजी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से बड़ी एवं सघन कोशिका द्रव्यमुक्त डेंसली साइटोप्लाज्मिक हो जाती हैं। इनका केंद्रक न्यूक्लियस भी क्या होता है, बड़ा होता है। ये कोशिकाएं प्रपशु आरंभक आर्के स्पोरियल इनिशियल्स का काम करता है। इस अवस्था में इन कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाओं में भी विभाजन या तो रुक जाता है या मध्यम पड़ जाता है। प्रत्येक आर्किस्पोरियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल विभाजन के फलस्वरूप बाह्य त्वचा की भांति प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पेरिटल सेल तथा अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका प्राइमरी स्पोरोजेनस करती है। अंततः प्रत्येक बीजाणु जनन कोशिका एवं लघु बीजाणु मातृकोशिका कहलाती है। तो इस प्रकार हो गया आपका प्रश्न नंबर 78 है। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो मापक बर्तन होते हैं, नपना ग्लास, दवा मापन हेतु क्या करते हैं, नपना ग्लास, नपना बेलन,
किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने हेतु। लीटर, एक या आधा लीटर। दूध मापन हेतु। लीटर 5 एवं 10 लीटर का जो मापक होता है। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल मापन हेतु करते हैं इसका। ये तो आपको पता ही था, डेली लाइफ में यूज होता है। 79 क्या है? बीजों की संरचना तथा सचित्र वर्णन कीजिए। मूलांकुर तथा प्रांकुर से क्या बनता है? तो बीजों की संरचना देखते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो जो सेम का बीज कुछ बड़ा होता है, इसलिए इसके सभी भागों का अध्ययन अच्छी तरह किया जा सकता है। चूँकि सेम का बीज क्या होता है? बड़ा होता है, इसीलिए इसको हम लोग अध्ययन में आसानी के लिए प्रयोग करेंगे। सेम के बीज को ध्यान से देखो, ठीक है। यह आकार में प्रायः मनुष्य के गुर्दे की भांति होता है। जो सेम की बीज होता है क्या होता है? मनुष्य का जो किडनी होता है उसी के भांति होता है। बीज के ऊपर एक आवरण है जिसे बीजचोल कहा जाता है, यानी कि इस बीज के ऊपर जो कवर लगा होता है उसे बीजचोल कहते हैं। इस बीज को सूखने से अथवा अन्य हानिकारक परिस्थितियों से सुरक्षित रखता है, यानी कि जो कवर होता है क्या होता है? उसे सूखने नहीं देता है अंदर के भ्रूण को, और हानिकारक परिस्थितियों में उसे सेफ प्रदान करता है। विभिन्न जातियों के सेम के बीजों का आवरण का रंग सफ़ेद या हल्का या गहरा भूरा होता है, यानी कि इनमें जातियों पर डिपेंड करता है कौन सफ़ेद होगा, कौन हल्का गहरा या भूरा होगा। यह प्रायः चिकना होता है। बीज के अवतल भाग में, ठीक है, यानी कि ऐसे भाग में, अवतल भाग में एक अंडाकार चिन्ह होता है जिसे नाभिका कहा जाता है। यह सेम के बीज का वह भाग है जहां एक फलभित्ति के साथ जुड़ा होता है। नाभि के एक ओर एक छोटा छिद्र है जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। तो चलिए इसका पिक्चर देखिए। सेम का बीज क्या है? देखिए, ये सेम का बीज है। देखिए किडनी के साइज का लग रहा है, नहीं किडनी के आकार का। ये नीचे आपका जाइलम हो गया, ऊपर क्या हो गया? बीजांड द्वार हो गया। और बीजांड द्वार क्या है? नाभिक के एक और छोटा सा देखिए छिद्र है। ये देखिए, ये छोटा सा छिद्र दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? बीजांड द्वार हो गया। और जो ऊपर रहता है उसे मूलांकुर कहते हैं। और ये बीज पत्र हो गए, ये दोनों साइड के, ये एक परत ये और एक परत इधर साइड वाला, एक परत ये हो गया और एक परत ये हो गया। मूलांकुर आपका ऊपर हो जाएगा, प्रांकुर जो नीचे जाता है जमीन के अंदर, मूलांकुर, और प्रांकुर जो तना बनता है ये, और ये बीज पत्र हो गया। तो इस प्रकार आपका देख सकते हैं सेम के बीज तथा उनके भाग कैसे थे। सेम के कुछ सूखे बीजों को रात भर के लिए पानी में भिगो दो। अगले दिन प्रातः काल बीज पानी सोखकर फूल जाएंगे, यानी कि सेम के बीज को अगर पानी में भिगो देते हैं तो फूल जाता है। इन बीजों को कपड़े अथवा सोख्ता कागज पर सुखा लो, ठीक। अब एक बीज को दबाओ, तुम्हें बीजांड द्वार से पानी निकलता दिखाई देगा। ये सब एक्सपेरिमेंट करना है। सुई अथवा चिमटी की मदद से बीजों के बीजचोल को पृथक करो। तुम्हें बीजचोल के अलग करने पर एक संरचना दिखाई देगी जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण से ही नया पौधा बनता है। भ्रूण का अध्ययन करने पर सर्वप्रथम गुर्दे के आकार के दो बीजपत्र दिखाई देंगे कि एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। सेम के दो बीजपत्रों में से एक बीजपत्र हटाओ, ठीक। जहां बीजपत्र जुड़े होते हैं वहां भ्रूण के अन्य भाग दिखाई देंगे। इन्हें मूलांकुर तथा प्रांकुर कहते हैं, ठीक है। मूलांकुर से जड़ मूल बनती है और प्रांकुर से तना यानी कि प्ररोह बनती है, यानी कि शूट सिस्टम बनता है। भ्रूण अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता है, यह बीजपत्रों में संचित भोजन पर निर्भर करता है, ठीक है। अपना जो भ्रूण होता है वो स्वयं भोजन नहीं बनाता है, वो बीजपत्रों से संचित भोजन पर निर्भर रहता है। सेम, मटर, चना और इमली के बीजों के भ्रूण में दो बीजपत्र होते हैं। सेम में, मटर में, चना में और इमली में क्या होते हैं? भ्रूण में दो बीजपत्र होते हैं। ऐसे पौधों को द्विबीजपत्री पौधे कहा जा सकता है। तो द्विबीजपत्री पौधों के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सेम, मटर, चना, इमली। तो द्विबीजपत्री पौधे क्या हो गए? ये सेम, मटर, चना, इमली। सबसे लास्ट प्रश्न है विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र राजन सीरीज का। इस प्रकार हमने अपना ये एक महायुद्ध खत्म कर लिया। अब चौथा पेपर स्टार्ट होगा।
सरल एवं संयुक्त पंक्ति में अंतर स्पष्ट करके इसी को ख़त्म करते हैं। तो सरल एवं संयुक्त पंक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सरल एवं संयुक्त पंक्ति में अंतर क्या है? तो सरल पंक्ति सिंपल लीफ, संयुक्त पंक्ति को क्या कहेंगे? कंपाउंड लीफ। तो सरल पंक्ति में केवल एक पर्ण फलक होता है, संयुक्त पंक्ति में पर्ण फलक कई छोटे छोटे पर्णकों में बंट जाता है। सरल पंक्ति के कक्ष में कम से कम एक कक्षस्थ कलिका या इससे बनी शाखा होती है। इसमें मध्य सिरा, पिच्छास, रैचिस के कक्ष में कलिका होती है। पर्णकों के कक्ष में कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसके आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं। मध्य सिरा, पिच्छास के आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पर्णकों के आधार नहीं पाए जाते हैं। सरल पंक्ति शाखा पर अग्राभिसारी क्रम में लगी रहती है, ठीक, अर्थात पुरानी पत्ती नीचे तथा नई पत्ती ऊपर लगी होती है। तो सरल पत्ती में क्या होता है? अग्राभिसारी टाइप का होता है, पुरानी पत्ती नीचे होती है और नए नए पत्ते ऊपर लगते हैं, यानी ये पर्ण पर अग्राभिसारी नहीं होते हैं। संयुक्त पत्ती क्या होता है? पर्ण पर अग्राभिसारी नहीं होते हैं। तो सिंपल पत्ती मान लीजिए ऐसे होता है, ठीक है, और जो वो पत्ती होती है संयुक्त पत्ती ऐसे ऐसे कटा पीटा, ठीक है, और इनमें सीधा होता है, मान लीजिए ऐसे ऐसे सीधाएँ होती हैं इनमें, ये कटे पीटे होते हैं, बटे होते हैं कई भागों में। तो इस प्रकार हमने विज्ञान शिक्षक तृतीय प्रश्न पत्र में राजेंद्र सीरीज को पढ़ लिया है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी पता चल जाए यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और जल्दी से डी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है, तो सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ के PDF प्राप्त करिए और डायरेक्ट वीडियो का लिंक प्राप्त करिए जो भी पढ़ना है। और मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बनाया वहाँ पे बाल विकास शिक्षण अधिगम और सीटेट का, वहाँ से आप लोग एक एक सब्जेक्ट को एक एक टॉपिक लाइन बाय लाइन एकदम सीरियल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट कर दीजिए, प्रीवियस ईयर लगवाना है तो प्रीवियस ईयर भी हम लगवा देंगे, कमेंट करिए आप लोग।